नमस्कार दोस्तों। पुस्तक चर्चा में आज इस किताब की चर्चा करेंगे। किताब है नरेंद्र चपलगावकर की। इसका अनुवाद किया है गौरव थोरात ने। मराठी में लिखी थी, हिंदी में गौरव थोरात ने अनुवाद किया है। किताब का नाम है प्रधानमंत्री नेहरू। प्रकाशन इसका किया है सेतु प्रकाशन, नई दिल्ली ने। मूल्य 450 रुपया है। तो ये किताब है नेहरू पे, प्रधानमंत्री नेहरू पे। नेहरू के पूरे इसको बायोग्राफी नहीं कह सकते हैं, ये नेहरू के जो प्रधानमंत्री काल रहा है उसके बारे में है। और इसके साथ ही ये नेहरू के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में जो तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, तमाम तरह के चुटकुल्ले टाइप के जो बातें फैलाई गई हैं इधर के कुछ सालों में, उन सब का जवाब मिलता है इसमें, इस किताब में। इसको जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नेहरू किताब को पढ़ते समय आप ऐसे तमाम तथ्यों से गुजरेंगे जो प्रचलित या प्रचारित किए गए तमाम तथ्यों से बिल्कुल अलग होंगे। और जो इसमें बात कही गई है वो बहुत ही तथ्यपरक तरीके से कही गई है। बहुत सुंदर ढंग से तथ्यों के साथ बात को लिखा गया है और समझाया गया है। इसमें जैसे इन सब बातों का भी जो सवाल है इसका भी जवाब मिल जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही क्यों हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। नेहरू को क्यों बनना पड़ा या क्यों बनने, या इस बनने की क्या वजह रही। नेहरू और पटेल के बीच कैसे संबंध थे, कितने मतभेद थे कि नहीं थे, और अगर थे तो वो कैसे इन लोगों ने मैनेज किया। नेहरू पटेल में कौन बड़ा था, किसका कद बड़ा था, किसकी उम्र बड़ी थी, कौन इसके योग्य था प्रधानमंत्री बनने के, कौन योग्य नहीं था। इसके अलावा कश्मीर समस्या किसकी देन है, ये समस्या कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी, उस समय कैसे हालात थे, किन हालात में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या निर्णय लिया, उनकी क्या भूमिका रही है, और उस हालात में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उनकी क्या भूमिका रही है। इसमें आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने जो आज़ादी दी थी तब नियम और शर्तें क्या थी, रियासतें किस तरह से बनी हुई थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, उसकी क्या शर्त थी, सेनाओं के क्या अधिकार थे, क्या नहीं थे, संविधान लागू होने से पहले और 1952 में चुनाव होने से पहले, पहला चुनाव जो लोकसभा का होता है उससे पहले किस तरह की सरकार चल रही थी, कैसे चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ों का कैसा हस्तक्षेप था, और उस समय के हालात को देखते हुए, उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए जो निर्णय लिए गए वो कितने सही थे, कितने गलत थे। इन सब सवालों का जवाब इस किताब में बहुत बेहतर ढंग से मिलता है। और भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। किताब वैसे जो है 7-8 अध्याय में लिखी गई है। उससे पहले इसमें प्रकथन लिखा गया है, बहुत बड़ा विस्तार के साथ बहुत बढ़िया प्रकथन लिखा गया है। फिर
लेखक ने कृतज्ञता ज्ञापन दी है कि कितने लोगों ने इस किताब को लिखने में सहयोग दिया है और उनके प्रति आभार वगैरह है। फिर लेखक का अपना क्या मंतव्य था किताब को लिखने की, फिर प्रस्तावना लिखा है किताब के बारे में काफ़ी विस्तृत, और ये काफ़ी पढ़ी जाने योग्य है। उसके बाद नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल पर केंद्रित करते हुए ये किताब में पहला अध्याय शुरू होता है, नेतृत्व का निर्माण, गांधी जी, कांग्रेस और समाजवाद। यानी कि कैसे नेतृत्व बना, कांग्रेस कैसे बनी, समाजवाद का क्या कंसेप्ट था और गांधी जी। उसके बाद है इस अध्याय में बड़े विस्तार से बताया गया है कि नेहरू का नज़रिया क्या था, गांधी जी का नज़रिया क्या था, कांग्रेस का नज़रिया क्या था, कांग्रेस में कैसे कैसे लोग थे। कांग्रेस में दक्षिणपंथी लोग भी थे, कांग्रेस में वामपंथी लोग भी थे, कांग्रेस में मध्यमार्गी लोग भी थे। तो बहुत सारे विचारधाराओं को मिला के कांग्रेस बनी हुई थी। गांधी जी और नेहरू जी में वैचारिक मतभेद कितने थे। गांधी जी और नेहरू में काफ़ी वैचारिक मतभेद था, लेकिन गांधी जी नेहरू को बहुत मानते थे। गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनवाया और देश का प्रधानमंत्री भी उन्होंने चयनित किया, और इसके लिए उन्होंने सरदार पटेल से भी बात की। ये सब चीज़ें इसमें तथ्यों के साथ लिखी गई है। उसके बाद दूसरा अध्याय है नेहरू और वल्लभ भाई, मतभेद भी और एकता भी। तो इस अध्याय का शीर्षक भी है नेहरू और वल्लभ भाई के बीच। जैसा कहा जाता है कि नेहरू और सरदार पटेल के बाद बीच काफ़ी मतभेद थे और काफ़ी मतभेद थे, और इस स्तर तक के मतभेद थे कि एक बार तो मामला इतना बढ़ गया था कि उसे दोनों लोग जो है गांधी जी को पत्र लिख के उसे उस मामले को सुलझाने की बात कहते हैं। लेकिन उसमें मज़े की बात जो ये नज़र आती है कि दोनों नेताओं ने ये लिखा कि यदि इस विवाद की वजह से सरकार से किसी को बाहर जाना होगा तो मैं होऊंगा। मतलब नेहरू खुद के लिए कहते हैं कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, और यही बात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लिखते हैं कि मैं कर दूंगा, और यही बात सरदार पटेल भी लिखते हैं। और इसी बीच गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और दोनों लोगों की इस विवाद के संदर्भ में मुलाकात नहीं हो पाती है गांधी जी की हत्या के बाद। तो दोनों लोग स्वतः ही उस विवाद को भूल के सरकार चलाने में लग जाते हैं। तो दोनों नेताओं का कद इतना बड़ा था और दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सम्मान देते थे, इतना जानते थे कि, और ये मानते थे कि देश के लिए दोनों बहुत ज़रूरी है। नेहरू मानते थे कि देश के लिए पटेल बहुत ज़रूरी है, और पटेल मानते थे कि देश के लिए नेहरू बहुत ज़रूरी है। तो देश दोनों के लिए सर्वोपरि था, इसलिए जो उनके आपसी मतभेद थे वो किनारे हो जाते थे और वह देश के लिए काम करते थे और एक दूसरे को सम्मान देते हुए काम करते थे, तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद। जैसा कि कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का झुकाव जो है दक्षिण पंथ की तरफ था, और नेहरू जो है धर्मनिरपेक्ष थे और वो इस छवि को बनाए रखना चाहते थे। और यही वजह है कि वो जो देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र बाबू, वो नहीं चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने, वो किसी और को चाहते थे नेहरू जी। लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि राजेंद्र बाबू बने, क्योंकि दोनों दक्षिणपंथी विचारों को मानते थे, सरदार पटेल भी और राजेंद्र प्रसाद भी। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद का समर्थन जो है राजेंद्र बाबू को था, और अंततः राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, देश के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि नेहरू नहीं चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास भी किया कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति नहीं बने। लेकिन जब वह राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने उनका कोई खास विरोध नहीं किया या ऐसा नहीं किया कि हम सरकार नहीं चलाएंगे, और इस हद तक कोई मामला गया नहीं। तो ये सब बातें इसमें आपको बड़े विस्तार से, बड़े रोचक ढंग से जो है मिलेंगी, तथ्यात्मक तरीके से। उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जाता है, तीसरा अध्याय है कश्मीर पर आक्रमण, प्रतिकार और संघर्ष विराम। ये जो
कश्मीर समस्या आज है या जो कल थी, ये क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उस समय कैसे हालात थे कि ये कश्मीर की एक समस्या बन गई, इसको क्यों नहीं हल कर पाया उस समय का जो नेतृत्व था। उस समय सरदार पटेल भी थे। तमाम 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाया, जूनागढ़ और हैदराबाद को मिलाया, तमाम चीज़ों को करते हुए, लेकिन कश्मीर के मामले में सरदार पटेल भी नहीं कर पाए और इस मामले में नेहरू भी काफ़ी हस्तक्षेप रखते थे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो दोनों नेता कश्मीर की जो रियासत है उसको हल नहीं कर पाए। वजह यही थी कि जो यहाँ के राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी वो मुस्लिम बाहुल थी। हालांकि जम्मू क्षेत्र में, जम्मू रीजन में ज़्यादातर हिंदू थे और लद्दाख में जो है उतने मुस्लिम नहीं थे। हिंदू और जो बौद्ध वगैरह हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा रही है और अब भी रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में मुस्लिम थे। और उस समय की नीति ये थी, अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान बनेगा और वो रियासतें जिनमें मुस्लिम ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं और जिनमें हिंदू ज़्यादा हैं वो भारत में आएंगे। तो ये एक शर्त रखी हुई थी और ये भी था कि रियासतें अगर नहीं चाहती हैं इन दोनों में से किसी के साथ जाना तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इसी मामले में हैदराबाद और जूनागढ़ में विवाद हुआ था, लेकिन ये यहाँ पे मुस्लिम शासक थे लेकिन जनता हिंदू बाहुल्य थी, तो ये दोनों रियासतें भारत में आ गई अंततः। हालांकि उसके लिए युद्ध भी छोटा मोटा लड़ना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कश्मीर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल था और वो पाकिस्तान के साथ जा सकता था, लेकिन राजा हिंदू था इसलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो भारत के साथ भी नहीं जाना चाहता था। इस दुविधा में पड़ा रहा और वो स्वतंत्र रहना चाहता था कि हमारी रियासत स्वतंत्र रहे, लेकिन जो जनता थी वो मुस्लिम बाहुल थी, तो उसको एक डर भी बना रहता था कि वह कैसे टिका रहेगा। और आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद की घोषणा हुई, 2 सरकारें बनी, भारत पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान ने गुप्त तरीके से जो है कबीलाइयों के माध्यम से जो है आक्रमण कर दिया। ये कबीले के माध्यम से पाकिस्तान क्यों आक्रमण करता है, क्योंकि जब दोनों देश आज़ाद हुए तो उस समय जो सेना बटी थी तो दोनों सेनाओं का जो सेना प्रमुख था वो अंग्रेज ऑफिसर हुआ करता था। और ये अंग्रेज़ों ने शर्त लगाई हुई थी कि अंग्रेज ऑफिसर के होते हुए दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी, मतलब ये अफसर आमने सामने नहीं लड़ेंगे। और यही वजह है कि जूनागढ़ में भारत जो है पुलिस के माध्यम से जो है उस रियासत को उसमें करती है। और जब पाकिस्तान ने जब वहाँ पे हमला किया तो असल में होती तो उसकी सेना ही है, जो निचले स्तर के अधिकारी जो है उसको आदेश दे के वहाँ घुसाया होता है, लेकिन वो कबीलाइयों के माध्यम से आते हैं ताकि वो एक मुद्दा ना बने और वो ऐसा करें। तो कबीलाओं के माध्यम से आक्रमण कर दिया और बड़ी तेज़ी से जब वो कश्मीर घाटी को कब्जाते चले जा रहे थे श्रीनगर तक, जब उनका आना हुआ तो उन्होंने फिर जो है भारत से मदद मांगी। जो वहाँ के राजा थे तो उस समय जो है मदद तभी दी जा सकती थी उस समय के नियम कानून के हिसाब से जब वो भारत में विलय कर लेते। तो उन्होंने फिर भारत में विलय किया। उसके बाद भारत ने वहाँ पे सेना भेजी, युद्ध चला, उधर से कबीलाइयों के रूप में पाकिस्तानी सेना लड़ती रही, इधर से ये लड़ता, भारत की सेना लड़ती रही। युद्ध तमाम लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन उसका हल नहीं हो पाया। फिर मामला जो है अंग्रेज भी चाहते थे कि ये मामला नहीं हल हो, तो ले दे के अंग्रेज़ों ने इस मामले को जो है संयुक्त राष्ट्र में उठवा दिया। सरदार पटेल और नेहरू सब की सहमति से उस समय जो है जो मुखर्जी साहब थे उसके नेता जो है दक्षिणपंथी, वो भी ये सहमत थे और सबकी सहमति से मामला संयुक्त राष्ट्र में भी गया। लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका ने काफ़ी धोखा दिया और जैसा मुद्दा उठना था वैसा नहीं उठ पाया और पाकिस्तान का दरअसल इन दोनों देशों ने साथ दिया और इस वजह से मामला जो है ये हल नहीं हो पाया तमाम कोशिशों के बावजूद। और उस समय फिर युद्ध विराम हुआ और समझौता हुआ कि जहाँ तक जिसके कब्जे में जो है वो रहे। और इसी की वजह है कि कश्मीर घाटी के कुछ हिस्से जो है पाकिस्तान के कब्जे में अभी भी हैं, उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तो ये कश्मीर समस्या पर ये एक बहुत व्यापक
जो है ये अध्याय है। और अगले अध्याय में भी इसका जिक्र जो है होता है, कश्मीर पर आक्रमण, प्रतिकार, संघर्ष, विराम, जैसा कि हमने बताया कि इसी में होता है। फिर कश्मीर के लिए संविधान, शेख अब्दुल्ला की बदलती भूमिका, रियासत का विलय हुआ, फिर वहाँ संविधान कैसे बना, क्या अधिकार मिले, शेख अब्दुल्ला उभर के आए, उन्होंने क्या नेतृत्व किया, वो पहले भारत के पक्ष में थे, फिर जो है वो स्वतंत्र होने का राग अलापने लगे, इस तरह की चीज़ें हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये पूरे घटनाक्रम तमाम प्रकरणों को बड़े विस्तार से लिखा गया है। चौथे अध्याय में 5वां अध्याय है शांति और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रकुल, अमेरिका दौरा, पाकिस्तान से अनुबंध, सुएज और कांगो, एक अंतर्राष्ट्रीय उसकी जो भूमिका होती है प्रधानमंत्री नेहरू की, उसके बारे में है। फिर सरहद का विवाद, तिब्बत, दलाई लामा, मैक मोहन रेखा, ये चीन के साथ का जो प्रकरण चलता है, सरहद का विवाद, तिब्बत, दलाई लामा और मैक मोहन वाला प्रकरण आता है। फिर चीन का आक्रमण, पराजय की नौबत, ये अगले अध्याय में इसका जिक्र किया गया है। और उसके बाद अगला अध्याय है नेहरू का भारत, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, औद्योगिकीकरण, कृषि सुधार, आर्थिक स्वतंत्र और राज्यों की पुनर्संरचना। तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जो है ये चीज़ें कही गई है। और इन्हीं सब प्रकरणों के बीच में, इसी बीच में जो है इसमें कैसे सरदार पटेल का निधन होता है, तो उस समय जो है नेहरू क्या कहते हैं उसका भी जो है जिक्र किया गया है। फिर अंतिम अध्याय है नेहरू प्रधानमंत्री, इंसान, विचार स्वतंत्र, लोकतंत्र, व्यापक सांस्कृतिक एहसास। तो इस तरह से ये अंतिम अध्याय होता है। और फिर संदर्भ ग्रंथ सूचियों में 50 से अधिक संदर्भ ग्रंथों का जो है उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इस किताब में इतनी सारी चीज़ों को पिरोया गया है। और नेहरू का जो है व्यक्तित्व काफ़ी विशाल तरीके से सामने आता है और उनकी कमियों को भी इसमें रेखांकित किया गया है। तो लेखक अपनी एक जगह भूमिका में ही लिखते हैं कि समाज में आधुनिक दृष्टि पनपे बिना संविधान की आशाएं और आश्वासनों की पूर्ति नहीं की जा सकती। साथ ही उन्हें यह भी एहसास था कि नीतियां बनाते समय सरकार को आधुनिक दृष्टि को ही आधार बनाना मानना होगा, क्योंकि इसके बिना न्याय से लड़ने वाली शक्तियों को ताकत नहीं मिलेगी और लोकतांत्रिक समाज भी साकार नहीं होगा। तो ये नेहरू के नज़रिए के बारे में लेखक ने ये टिप्पणी यहाँ पे लिखी हुई है। और नेहरू की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण थी उसके बारे में एक जगह और लेखक ने लिखते हैं कि जिंदगी के एक बड़ा हिस्सा आंदोलन और संघर्ष के जरिए लोगों की शक्ति संगठित करने में बिताने के बाद भी प्रत्यक्ष में नियमित रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां चलाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। उनके ठीक संचालन के लिए संकेत जरूरी होते हैं और राजनीतिक लोगों का परस्पर संपर्क आवश्यक होता है। इन तथ्यों को हमेशा सामने रखना इस दूसरे सूत्र का अर्थ है। तात्पर्य लोकतंत्र यानी केवल लोगों के नाम से किए गए दावे नहीं होते, बल्कि लोगों के अर्थपूर्ण सहभाग के लिए तैयार किया गया संस्थात्मक जाल होता है। यही भूमिका नेहरू के कामकाज के पीछे नज़र आती है। तो इस तरह जो है नेहरू के बारे में लेखक ने लिखा है। एक जगह वो और लिखते हैं कि नेहरू राष्ट्रवादी तो थे ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने हमेशा विश्व शांति का समर्थन किया, ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्था में टिके रहने का एक नया मार्ग खोज निकाला। यह सारा इतिहास हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा सूत्र विश्व व्यवस्था के अस्तित्व का है। यहाँ भी उपरोल्लिखित राज्य नामक यथार्थ का संबंध आता है और उनकी यही भूमिका थी कि इस वैश्विक व्यवस्था में भारत को बने रहना है, तो अपनी संप्रभुता इन वैश्विक संबंधों के केंद्र में होनी चाहिए। इसलिए जैसा कि ऊपर कहा गया है, उन्हें आदर्शवादी मानकर उनकी वैश्विक नीति को समझना, उन पर ज्यादती करना है। नेहरू ने इस बात का संज्ञान लिया था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति होना यानी अपने राष्ट्र का राज्य में रूपांतरण होना और बतौर राज्य वैश्विक संदर्भ में अपना स्थान निर्माण करने की चुनौती का स्वीकार करना है। इसके प्रमाण इस पुस्तक में भी आए हैं और बार बार आए हैं, जो कि मिलता है।
लेखक लिखते हैं कि नेहरू के विचारों को पांचवा सूत्र था धर्म और सार्वजनिकता का संबंध। यह सूत्र खास भारतीय परिस्थितियों के कारण उनके सामने आया था। एक आधुनिक लोकतंत्रवादी होने के नाते वह धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। अंततः अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना उन्हें भारतीय राज संस्थाओं का कर्तव्य प्रतीत होता रहा था। लेकिन इसके परे जाकर भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना में धर्म का स्थान क्या हो, यह भी उनके सामने एक सवाल था। सार्वजनिक व्यवहार और राजकीय जीवन में धर्म, धार्मिकता, धार्मिक आत्मसजगता, धार्मिक प्रतीकों का स्थान आदि को लेकर भी जटिल स्थिति है, जिसका संज्ञान लेकर वे अपनी नीतियां बनाना चाहते थे। उन्हें एहसास था कि लोगों की धार्मिक वृत्ति पहले की लगभग आधी सदी में दृढ़ हुआ धार्मिक आत्मपरिचय, फिर विभाजन और उससे उपजी हिंसा की त्रासदी वगैरह का एक जहरीला मिश्रण भारतीय समाज मानस में खदबदा रहा है। इसलिए वह चाहते थे कि धर्म नामक दिखावे की वस्तु को सार्वजनिक जगत से आधिकारिक दूर रखा जाए। इसके पीछे धर्म और राजनीति के तलाक का पाश्चात्य सिद्धांत नहीं था, बल्कि भारतीय संदर्भ, भारतीय राष्ट्र राज्य के अंतर्गत सौहार्द का विचार था। धर्म के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवतारों के प्रति नेहरू प्रतिकूल नहीं थे, लेकिन उन्हें डर था कि सार्वजनिक राजनीतिक विश्व में धर्म को ले आने से धर्म का एक हिंसक हथियार में रूपांतरण हो सकता है। और यह डर गलत भी नहीं था। जब जब धर्मवादी संगठनों ने राजनीतिक दहलीज लांघ कर और धार्मिकता को त्याग कर लोगों को भड़काने के लिए धर्म नामक यथार्थ का प्रयोग किया है, तब तक इसकी अनुभूति हुई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और आप इसको पढ़ के नेहरू को समझ सकते हैं। और आज जो उनके बारे में तमाम तरह के भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उसका निराकरण हो सकता है, आपका दिमाग साफ हो सकता है और एक जो नेहरू का असली व्यक्तित्व, कृतित्व था, वो आपके सामने आ जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।